नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? तो चलिए से स्टार्ट किया जाए। यूरोप में राष्ट्रवाद, यही पढ़ते चैप्टर 1 क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो पार्ट 2 इसका बाहर लेके आए। पार्ट 1 लंबा ना हो जाए, वीडियो लॉग अपलोड करने में समस्या आती है, इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 1 दो पार्टों में करते हैं। चैप्टर भी बहुत लंबा है, सारे टॉपिक को करना है कि डिटेल वाइज समझ भी आए। ये नहीं कि एक ही टॉपिक में बताते सारे और आपको समझ ही नहीं आए, इसलिए हर टॉपिक पे जिक्र करना जरूरी है। इसमें हम पढ़ देंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो खुद को फ्रांस का शासक घोषित कर लिया था 1804 में, और बहुत से उसने बदलाव किए था, वो क्या क्या बदलाव किए थे, जिसे कहते हैं नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता। नागरिक संहिता 1840 में। तो 1840 में इसने लागू किया। इसने क्या किया था? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्म के आधार मतलब जो जन्म से कोई पादरी है तो पादरी वर्ग में जाता था, उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था, धार्मिक कर। दूसरा कुलीन वर्ग, जो जमींदार थे लोग, उद्योगपति थे, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। और साधारण वर्ग, जिसमें सारे कैटेगरी के लोग आते थे, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, टीचर हैं, तो ये सभी लोगों को टैक्स देना पड़ता था, टाइल और टाइल। तो ये ऐसे चीज़ों को उसने जन्म के आधार पर ख़त्म कर दिया। पहला काम किया, ठीक है, बहुत अच्छी काम किया। इसने न केवल संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी उसने सुरक्षित कर दिया कि संपत्ति सबके लिए, एक किसी विशेष वर्ग के लिए संपत्ति नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट चलते हैं। किसानों को भूदान, भूदास्ता से और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति है। भूदास्ता मतलब दास प्रथा उन्मूलन, आपने पढ़ा था क्लास 9 में, दास प्रथा उन्मूलन, जो 1884 में आपको नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा खत्म किया। जो दास प्रथा क्या है? जो यूरोप के लोग बड़ी बड़ी जहाज़ों में अफ्रीका के लोगों को भर के अमेरिका के बागानों में, ब्रिटेन के बागानों में ले जाकर छोड़ देते थे और वहाँ पे उन्हें बेच देते थे, उसे कहते दास प्रथा। और इस प्रथा को ख़त्म करने का काम नेपोलियन बोनापार्ट का था। तो ऐसी प्रथा को उसने ख़त्म किया। जागीरदारी प्रथा मतलब जो बड़े बड़े जागीरदार हैं अपने अंदर किसानों को रखते थे, उनसे शुल्क ज़्यादा लेते थे, टैक्स लेते थे, तो इस प्रथा को भी उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़त्म किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस में जो प्रजातंत्र था, ब्रूबों राजवंश लुई 16 का, उस प्रजातंत्र को हटाकर इन्होंने क्या किया? लोकतंत्र लाया। प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को लाया, ठीक है। खुद को सम्राट घोषित कर दिया और उन्होंने शहर के कारीगरों पे करों को मुक्त कर दिया। जितने भी शहर के कारीगर थे, जो कोई मूर्ति बना रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है, कोई आपको घड़े बना रहा है, कोई चित्रकला कर रहा है, तो ऐसे जितने कारीगर पे उस पर टैक्स लगते थे, वो टैक्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद यातायात में, संचार व्यवस्था में भी बहुत से सुधार किए और एक समान कानून लाए। मतलब सबके लिए एक समान कानून। जो सामान को व्यापार करते थे, कोई भी सामान को अपने अनुसार वो बेचते थे, वो उसको ख़त्म कर दिया। मतलब एक पैमाना निर्धारित किया, मतलब मानक पैमाना है, मानक भार, जो जिसे हम लोग बटखरा ये सब कहते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने की। नाप तोलने की एक मशीन बनाई और राष्ट्रीय मुद्रा को भी चलाया यूरोप में। किसको चलाया? राष्ट्रीय मुद्रा। उससे पहले राष्ट्रीय मुद्रा यूरोप की नहीं चलती थी, क्योंकि वस्तु भी नहीं प्रणाली थी, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसके बाद नेपोलियन संहिता को क्या कहते हैं? नागरिक संहिता, इस जो 1840 में पारित किया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट, जिनको वियना संधि के तहत इनको हटा दिया गया, इनकी वर्नाकुलर के युद्ध में इनकी हार हो गई और इनके बाद एक संधि लाया गया, इन पर थोपा गया वियना संधि। ये संधि क्या है कि 1815 ईस्वी में लाया गया। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा और रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन शक्तियों ने के प्रतिनिधि यूरोप के समझौता करने से तैयार किए और वियना में इकट्ठा के अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसके चांसलर कौन थे? ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक, जिसे कहते हैं मेटरनिक युग, ठीक है, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और कुछ शर्तों को किया, जिनके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। फ्रांस की सीमा को तय कर दिया गया, मतलब फ्रांस की सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता, फ्रांस की सीमा तय रहेगी। अब वो आपस में पड़ोसी देशों पर आक्रमण करके उसके ऐसे शासन को, उनके साम्राज्य को हथियाना नहीं चाहेगा, मतलब उनकी सीमा तय हो गई। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूबो राजवंश के सत्ता में बहाल गया है। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रूबो राजवंश लुई 16 को हटा दिया था, तब फिर और राजा शासन को खत्म कर दिया, तो फिर से अब प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजा शासन लाया जाए, राजतंत्र को हटाकर फिर से प्रजातंत्र लाया जाए। इसके बाद प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की
जारी किया जाए। प्रजातंत्र को हटा के प्रजा के शासन में लोकतंत्र को हटाकर फिर राजा शासन लाना चाहिए। ये था वियना संधि 1815 में। इसके बाद अब चलते यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान। कौन कौन व्यक्ति है जिनका योगदान यूरोप में राष्ट्रवाद में अहम माना गया है? तो सबसे पहले चलते हैं ज्यूसेपी मेत्सनी, एक व्यक्ति है, दूसरा है गैरिबाल्डी, तीसरा है काउर और चौथा है बिस्मार्क। इन 4 व्यक्तियों का नाम आता है। इन चारों में क्या क्या योगदान है यूरोप में राष्ट्रवाद? इन चारों में से एक यूरोप में राष्ट्रवाद को हमेशा पूछता ही है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले ज्यूसेपी मेत्सनी, इटली का महान क्रांतिकारक। एक इटली का क्या था? महान क्रांतिकार, जो लोगों को क्रांति के लिए जोड़ता था। उनकी भाषण व्यक्ति बहुत ही अच्छी थी, लोगों को जोड़ने का काम करता था। उसने रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख माना गया, जो है रिपब्लिक पार्टी का गठन किया था उन्होंने यंग इटली के संस्थापक और यंग यूरोप, ये 2 आपको संस्थापक माना है। यंग इटली और यंग यूरोप के वो संस्थापक थे। साथ ही साथ शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण का लक्ष्य था, मतलब शिक्षा के साथ ही वो इटली का एकीकरण करना चाहते थे। मतलब शिक्षा ही है जो इटली को एक साथ जोड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद राजतंत्र का घोर विरोधी था। जो राजा तंत्र था, जो राजा पद्धति, उसको हटाकर वो लोकतंत्र को लाना चाहता है, इसलिए वो राजा पद्धति का घोर विरोधी था, ज्यूसेपी मेत्सनी। इसके बाद चलते हैं दूसरे व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी, जिसे हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से कहते हैं। हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से ये विख्यात व्यक्ति हैं। 1807 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे और स्थानीय किसानों के समर्थक पाने में ये समर्थन है, मतलब स्थानीय किसानों के समर्थन में ये उन्होंने काम किया। स्पेनिश शासन के साथ युद्ध में बड़ा योगदान दिया इन्होंने। गैरिबाल्डी, जिन्हें बस इतना ही समझ लीजिए हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। इटली के एकीकरण में इनका योगदान है, ठीक है। इसके बाद एक काउर, इटली का बिस्मार्क कहते हैं, इटली का निर्माण करता, इटली का बिस्मार्क। ये न तो क्रांतिकारक थे, न ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। अपने चतुर कूटनीति के कारण फ्रांस ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वो जीत गए थे। कौन थे? काउर। इसके बाद आते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क का क्या योगदान है? जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त था। उन्होंने जर्मनी का एकीकरण के लिए रक्त लौह नीति का, तो बिस्मार्क द्वारा कौन सी नीति लाया गया था? रक्त लौह नीति, ठीक है। और इसके प्रयासों के कारण जर्मनी का एकीकरण पे संभव हुआ। और मेटरनिख ने हमारी सामाजिक अव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। एक मेटरनिख है जिसको बताया था मेटरनिख युग, वो उन्होंने कहा था, एक सेंटेंस था, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मेटरनिख युग। तो ये 4 व्यक्तियों का योगदान हमने बताया, जिस मेत्सनी, गैरिबाल्डी, काउर और बिस्मार्क, ये चारों में से एक निश्चित आता है। इसके फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। किसके संधि के अनुसार? कुस्तुनिया की संधि 1832 में, जिसके कारण यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद है कैरोल कुपरसेकी, जो पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में अपना योगदान बताते हैं। उनका योगदान क्या था? तो उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए ओपेरा संगीत का गुणगान किया। पोलनेश और मर्जुका जैसे लोक नृत्यों के कारण राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल गए, उनके राष्ट्रीय जो प्रतीक बने लोक नृत्य। इसके बाद है ब्रिटानी राष्ट्र में रहने वाले जातीय समूह कौन कौन से थे? कौन कौन से निर्जातीय समूह थे? तो उसमें थे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, जो ब्रिटानी राष्ट्र में आने वाले निर्जातीय समूह हैं। इसके बाद बुक में पढ़ना है जर्मनिया। जर्मनिया क्या है? जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक है। रूपक मतलब एक चित्र है, जिसे हम लोग भारत माता की छवि मानते हैं ना, तो वैसे जर्मनी यूरोप में राष्ट्र का जो तलवार लेके राइन नदी के किनारे खड़ी एक औरत दिखाई देती है, तो वो है वहाँ की जर्मनिया, उसको कहते हैं, उसका नाम है जर्मनिया। एक रूपक चित्र बनाया गया, मूर्ति, जिसे चाक्षुक अभियुक्तों के बलुत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनी है, मतलब बलुत के जो वृक्ष है उनके पत्तों का वो मुकुट पहनी है, क्योंकि वो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन में उन्होंने वीरता से राइन नदी के किनारे लाखों लोगों को हत्या की और जर्मन को आज़ाद करने में योगदान दिया, उसका नाम है इसलिए जर्मनिया। इसके बाद चलते हैं फ्रैंकफर्ट सदन। फ्रैंकफर्ट सदन जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान है? तो फ्रैंकफर्ट सदन के बारे में बोला गया है कि जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में फ्रैंकफर्ट सदन के मिलकर एक सौर जर्मन असेंबली के पक्ष में थे। उनका मतदान का फैसला किया, मतलब मत के अनुसार असेंबली की गठन किया जाए। 18 मई 1848 से लेकर
831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस निकालकर फ्रैंकफर्ट सदन में अपना स्थान ग्रहण किया। कितने लोग थे? 831, 1848 में 18 मई को। तो इस सदन में पॉल चर्च आयोजित की गई और जर्मन के राष्ट्र में संविधान बनाने का प्रारूप तैयार किया। संविधानवाद के राष्ट्रीय मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया गया और ये जन संतोष के लिए बहुत ही फायदा करता है। फ्रैंकफर्ट सदन जर्मन राष्ट्र में जो कानून बनाने का निर्माण करने का काम भी किया, मतलब जर्मन राष्ट्र का निर्माण करने का काम किया फ्रैंकफर्ट सदन, जिसके निर्वाचन कब हुआ? 18 मई 1828 में, जिसे भारत का संसद है वैसे ही। और अंतिम 2 क्वेश्चन बच गए, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इटली जो था लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसको लगभग 30 राज्यों में को बनाकर एक देश बनाया गया जर्मनी, जिसका एकीकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो इटली के अनेक वंशानुगत राज्यों का बहुराष्ट्रीय हैबर्स साम्राज्य बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में इटली बहुत से छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था। केवल सार्डिनिया और पिडामेंट इतावली गणराज्य का शासन था। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हम्बर्ग जो इसके पोप का शासन था और दक्षिण में ब्रूबो राजवंश का शासन था, जिसको मिलाकर एक इटली का राज्य का गठन किया गया। ठीक है, यह इटली का एकीकरण। इसी तरह चलते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो राष्ट्रवादी भावना मध्य वर्ग के बीच में व्याप्त थी और काफ़ी लोग इस समय के लिए व्यक्त थे। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के लिए विभिन्न इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसदों का एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मतलब राष्ट्र के अनुसार राज्य बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र निर्माण में उदारवादी और राजाशाही वो फौज ताकत मिलकर दबाव बनाने लगी। उनका प्रशा के एक बड़े भूस्वामी का समर्थन मिला। प्रशा जो देश है उनके एक बड़े भूस्वामी द्वारा समर्थन मिला और इसके पश्चात प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने प्रशा के सेना नौकरशाही की मदद से जर्मनी राष्ट्र का एकीकरण किया। 7 साल के दौरान प्रशा ने ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को जीता और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1871 ईस्वी में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। यह है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, एक अंतिम पॉइंट है बाल्कन क्षेत्र में तनाव के कारण क्या था। तो बाल्कन क्षेत्र में जो तनाव का कारण था वो निर्जातीय समूह का था। जो निर्जातीय समूह हमने बताया, निर्जातीय समूह में जो ऑरिश पॉलिश जो ये जो समूह के लोग रहते थे, तो उनके तनाव के कारण यही था। ठीक है, बाल्कन समूह में। एक और इसमें पॉइंट पढ़ना है, जर्मन के दार्शनिक योहान गोल्डफिट के विचार। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूछता जाता है कि वो उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या था। जर्मन दार्शनिक योहान गोल्डफिट का दावा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों से निहित है, मतलब सच्ची जर्मन निहित जो है वो आम जनता से बहुत परे है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोक नृत्य, जन काव्य और लोक नृत्यों को प्रकट करती है। मतलब आपकी सच्ची देश भावना आपके लोक नृत्यों में, जन काव्यों में, जो आपके ग्रंथ लिखेंगे, जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उनमें आपका राष्ट्रीय भावना भरी पड़ी है। उनको आप पढ़ें, उनको आप जानें। स्थानीय बोलियों पर बल और देकर स्थानीय लोगों को साहित्यों को एकत्र करने के उद्देश्य से एक प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश से लोगों को तो ये पहुंचाना था। और उनमें अधिकतर निरक्षर थे, मतलब अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनमें एक राष्ट्र भावना भरना था। तो कैसे भरे? लोक नृत्य के अनुसार, लोकगीतों के अनुसार, इनके माध्यम से पुराने ग्रंथों को पढ़ा कर सुनाया जाए जर्मनी के। इसके कारण उन्होंने ये लिखा था दार्शनिक विचार। योहान गोल्डफिट जो जर्मनी के दार्शनिक थे, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया। ठीक है, इस तरह हमने आपको पूरे 15 पॉइंटों को बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से परिणाम हैं। ये पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने आपको निष्कर्ष बताते कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपने जाना। यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले आपने पढ़ा उसका परिचय, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे घटा, यूटोपिया क्या है, राष्ट्र क्या है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति जिसको बताया था। 1815 में वियना संधि के मुख्य उद्देश्य, जर्मनी इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण अलग है, इटली का एकीकरण अलग आता है। जोसेफी मित्सनी, काउर, गैरीबाल्टी, ठीक है, योहान गोल्डफिल्ड, इन चारों पांचों की विचारधारा। इसके बाद 1840 में नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता की विशेषता। फ्रैंकफर्ट सदन क्या है, जर्मनी राष्ट्र निर्माण
का उल्लेख करें फ्रैंकफर्ट सदन के द्वारा। रोमानीवाद विचारधारा, निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद, फिर ब्रिटानी राष्ट्र में निर्यातीय समूह, बाल्कन क्षेत्र, कुस्तुनिया के संधि, नारी रूपक, ऐसे बहुत से तत्वों को हमने पढ़ा। उदारवाद पढ़ा, रोमानीवाद पढ़ा, रूढ़िवाद पढ़ा और बिस्मार्क, रूपक और ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण, इतने सारे पॉइंटों को पढ़ा इस चैप्टर में। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हमने आपके पास प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो विशेष आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क में याद रखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान लिखना है, जिसमें जोसेफ मेथनी, गैरीबाल्डी, काहू और बिस्मार्क, इन चारों का योगदान लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, 1804 में नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता क्यों कहते हैं? वियना संधि क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद क्या है, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, जर्मनिया किसे कहते हैं? ठीक है, उसका क्या योगदान है? और इटली और जर्मन के एकीकरण का प्रक्रिया को समझाए। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जिसको आपको फेयर बना लेना है और हमारा जो कोड है उस कोड पे आपको बता देना। जो आपका ऑनलाइन क्लास होगा क्लास 10 का, तो उसमें हम आपको कोड बता देंगे सब्जेक्ट कोड का, जिसमें गूगल क्लासरूम में अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों, गुड बाय बच्चों।